प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम अभिषेक सिंह है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। ये लिखे हैं इन्होंने कि 2 साल से जुड़ा हूँ, आशा है आप निराश नहीं करेंगे और मेरी कुंडली इस बार अवश्य ही चुन ली जाएगी। श्रावण और आषाढ़ माह में जन्मे हैं। सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहना सीख लीजिए। दक्षिणायन में जन्मे हैं। पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका जन्म भी दक्षिणायन में हुआ है तो निसंदेह आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पिता के साथ संबंध और आपका आत्मबल और धन आने का जो सोर्स है वो कुछ रेगुलराइज हो, इसको चयनित करिए। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति दिमाग में बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आते हैं, एक साथ बहुत सारे विचार बनते हैं और उत्पादक क्षमता बहुत अधिक अच्छी होती है। कहने का अर्थ, शुक्रवार कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में समस्या नहीं होती और कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में सरकारी क्षेत्र का लाभ भी मिलेगा। अगर चंद्रमा शुभ ग्रह हो तो यकीनन सरकारी नौकरी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रीति योग, धनिष्ठा नक्षत्र, वाणिज्यकरण, अपना व्यवसाय भी करना हो, प्रेम करना हो, प्रेम पाने की ललक हो, इच्छा रखते हो तो निसंदेह उसमें भी स्थिति बनेगी। और साहस है, बल है, पराक्रम है, बैलेंस करने की ताकत है। इसके अतिरिक्त आपके पास दबंगपनई भी है। आपको पता है कि कब किसके साथ कैसे संबंध में उतरना है और किस संबंध को कैसे परिभाषित करना है। वैश्य वर्ण के जन्मे हैं तो व्यावसायिक नेचर है। स्वभावगत व्यक्ति राजसिक होता है और भगवान को भी बहुत अच्छे तरीके से सजा करके रखने में भरोसा रखता है और कई दफ़ा तो ऐसी स्थिति कि वो किसी को भी अपने दरवाजे से रुष्ट करके नहीं जाने देता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या थी? पंचांग में सबसे अच्छी बात की कि कुंडली का चंद्रमा शुभग्रह बना था, वार वगैरह अच्छे बने थे, नक्षत्र बहुत अच्छा बना है। इन्होंने पूछा है सवाल कि जीवन कैसा रहेगा, माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, जैसा कि लगभग पढ़ने वाले बच्चे ऐसा पूछते हैं। तुला लग्न की कुंडली और वैश्य वर्ण के आप पहले ही हैं और नक्षत्र जो बना है वो लग्न 5 डिग्री का चित्रा नक्षत्र का लग्न बना। लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के भाग्य भाव में, भाग्य भाव के अधिपति, ये देखिए लग्न, वस्तुतः इसको समझने की आवश्यकता, तो लग्न बना शुक्र तुला राशि और इसके अधिपति शुक्र होते हैं जाकर के यहाँ बैठ गए और किसके साथ बैठे हैं? साथ में बुध और सूर्य बैठे हैं। बुध कौन है? तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध भाग्य भाव के और 12वें भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव के अधिपति के साथ और लग्न के अधिपति के साथ, ये देखिए लाभ के अधिपति, लग्न के अधिपति और साथ ही साथ भाग्य के अधिपति, तीनों एक साथ आ गए। ये युति बहुत अच्छी कही जाएगी। लाभ, लग्न और भाग्य, ये तीनों अच्छे स्थिति में, अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं। लग्न का संबंध अगर त्रिकोण से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है और वो श्रेष्ठ होती है, कुंडली को और व्यक्ति के जीवन को बहुत ही लेवल में लेके जाती है और बहुत बेहतर करती है। लाभ के अधिपति का भाग्य में आना और भाग्य के अधिपति के साथ लग्नेश की युति, ये व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक, पौराणिक, धर्म पे आस्था और विश्वास रखने वाला, कभी भी तर्क वितर्क कुतर्क ना करने वाला और बहुत आसानी से अपनी बात सहज तरीके से रखने वाला और निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी भी हो जाएगा क्योंकि सूर्य भी साथ में प्रवृत्ति यानी कि लग्न के अधिपति के साथ शुक्र के और सूर्य के साथ बैठ जाने से व्यक्ति में चंचलता, चपलता, अनुभव, गम्य होने की स्थिति के होने के साथ साथ एक पैरेलली जीवन में ऐसी भी चीज़ें चलेंगी कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये वाला भाव आ जाता है। तो ये सूर्य के कारण होता है क्योंकि वो स्वयं स्वतः ही जातक के जीवन में सत्ता, जातक के जीवन में शीर्ष, जातक के जीवन में प्रभाव, महत्वाकांक्षा और साथ ही साथ दूसरों को देने का बल जो मिलता है। जैसे आप किसी को देना चाहते हैं तो ये नेचर कहाँ से आए और ये प्रवृत्ति कहाँ से विकसित होती है? ये प्रवृत्ति विकसित होने के पीछे सूर्य का प्रभाव होता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है, जैसे इस कुंडली में अगर अच्छी बनी, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति परोपकारी होगा, सद्गुणी होगा और कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करने वाला होगा। वो समाज में कभी भी बुरे व्यक्ति के तौर पे नहीं जाना जाएगा। बड़ों का आदर करे, सम्मान करे, पिता का आदर करे। पर मैंने कई बार ये बात कार्यक्रम में कही है, ज्योतिष का सूत्र है
कि सूर्य, बुध और शुक्र एकांत में अकेले सिर्फ एक साथ बैठ जाते हैं तो ये कई बार फलों को, जो उसकी कुंडली का फल है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। ये नेचर है, ये तीनों एक साथ ही बैठेंगे। प्रवृत्ति के हिसाब से आप जब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य जब कभी भी होंगे तो शुक्र और बुध के निकट ही होंगे, या शुक्र और बुध जब भी होंगे तो सूर्य के निकट ही होंगे। तो ये जो फल मिलता है इनका एक साथ आने का, ये कई बार थोड़ा निगेटिव होता है। इस वजह से व्यक्ति को भाग्य में विलंब होता है, इस वजह से वो अपने पिता के स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता, इस वजह से कई बार उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी भटकाव में जाती है, इस वजह से कई बार उसको अपने ऊपर संशय होता है, इस वजह से कई बार उसके भाग्य में रेंगने की प्रवृत्ति आ जाती है। मैं सही हूं एकदम? और बिल्कुल यही होगा। पटाखे छोड़ रहे हैं ना आजकल, ये अभी आज षष्ठी पर्व में बगल में लोग पटाखे जला रहे हैं, तो इस वजह से वहां रोकना पड़ा मुझे। मैं क्या बोल रहा था कि अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हो और चतुर्थ भाव के अधिपति आपकी कुंडली में छठवें भाव में बैठे हो, जैसे कि यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति छठवें भाव में बैठे हैं शनि, और दशम स्थान से शनि का संबंध बनता हो, या दशम भाव के अधिपति दशम को देख रहे हो, या सूर्य से संबंध बना रहे हो, और किसी एक अच्छे अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग कई गुना बढ़ जाते हैं। और ये और भी ज्यादा प्रबल तब हो जाती है बात जब जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हो। इनकी कुंडली में वो सारी बातें लागू हो रही हैं। गुरु जैसे शुभ ग्रह की उच्च दृष्टि, इस भाव के अधिपति चंद्रमा की यहाँ पे दृष्टि, और शनि का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा है। चतुर्थ के अधिपति छठवें में बैठ गए, छठवें भाव के अधिपति ने छठवें भाव को देखा है, गुरु की पांचवी दृष्टि जा रही है, ये योग। और देखिए लाभ भाव के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा व्यक्ति को ग्लोरीफाई करता है और निश्चित रूप से जातक को श्रेष्ठतम पद पे ले जाकर के विभूषित कर देता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अभी दशा जो चल रही है उसके आधार पर गुरु की दशा है। इस कुंडली के लिए वो कंपटीशन भाव के अधिपति होते हैं, प्रतियोगिता भाव के अधिपति। शनि यहाँ बैठे हैं, आलस्य ना करिएगा और रेगुलराइज होकर के मेहनत करने से निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। कई बार ज्योतिष जैसे प्रामाणिक विषय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, प्रामाणिक बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रमाणित है, ज्योतिष जैसे प्रामाणिक विषय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते। एक ऐसी दीवार जिसके बाहर क्या है या उसके उस पार क्या है नहीं देख पाते, पर भेदन शक्ति हमारे पास हमारे ऋषि महर्षियों ने दे रखी है। कौन ऋषि महर्षि? अब कुछ लोग बोलेंगे कौन ऋषि महर्षि? अरे अत्रि, ऋगु, वशिष्ठ, च्यवन, नारद, ऋषि पाराशर, कश्यप आदि 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 आदि, जितनों का नाम आप जानते हैं या खोज लीजिए। ये सब ने हमारे लिए भविष्य को समझने के लिए, भविष्य को झांकने के लिए सूत्र दिए थे जिसे ज्योतिष का सिद्धांत कहा जाता है, वेदांग है। कहा जाता है वेदस्य चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। ये वेद को भी अंग, वेद का अंग है और वेद को भी एक अंग देता है। और वो अंग क्या है? वो अंग ज्योतिष में नेत्र है। वो वेद को तो अंग दिया, पर कौन से अंग दिए? नेत्र रूपी अंग दिए। वेद को भी नेत्र की आवश्यकता थी, देखने की, कि मैं अब आप इसको सिंपली अगर ऐसे कहें उदाहरण स्वरूप, तो कोई भी कृत्य कब किया जाए तो सफल हो, कोई भी कृत्य कब किया जाए, जैसे फसल कब रोपी जाए, फसल कब काटी जाए, वृक्ष कब लगाया जाए, रोपण कार्यक्रम कब हो, तो ये इसमें ज्योतिष की सहायता मिल जाती है और वो निश्चित रूप से आपको बढ़ चढ़ करके आपकी सहायता करने के लिए वो उत्सुक रहता है। पर कई बार आप अपने आप पे, अपने भुजाओं पे बल रख लेते हैं, बाद में जाकर के पटखनी खाते हैं, असफल होने का कोई योग ही नहीं होगा। अगर आप जान करके करेंगे कि हाँ ये चीज करना है, तो निश्चित रूप से आप कभी भी कोई व्यक्ति असफल ही ना हो। युद्ध की चढ़ाई के पहले भगवान ने क्या बात कही? पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, जिसमें व्यक्ति विजित अवश्य होता है। अनुराधा नक्षत्र है, विजित होना है तो नक्षत्रों को समझो, उसकी कौन सी रोशनी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ये ज्योतिष का विज्ञान बताता है कि नहीं बात? विज्ञान आगे होगा तो नासा, और नासा कौन है? ज्योतिष के सिद्धांतों पे काम करने वाली एक संस्थान। आप मानोगे तो उसी की, पर अपनी नहीं मानोगे जो आपके पास आपके ऋषि मुनियों ने दे रखी है। वो पेज पीले और कमजोर पड़ गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पलटा नहीं गया है, दीमक खा गए हैं।
है कि नहीं बात, ये समझने वाली है। तो ये आपकी कुंडली में, और सबसे अच्छी बात है कि पंचम भाव के अधिपति छठवें में जा रहे हैं, चतुर्थ और पंचम के अधिपति छठवें में। इस वजह से कभी कभी रुकावटें भी आएंगी, हालांकि आप उसमें सफल हो जाएंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है, ये बात है। आलस्य नहीं करना है। शनि और मंगल का योग है, आईपीएस योग बन रहे हैं। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव ठीक बना, विवाह आदि में विलंब के योग न बने। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी गंभीरता और आपके विचार और आपके स्वभाव, ये सब बहुत ही उत्कृष्ट, आयु बड़ी अच्छी होगी। और शनि वक्री है 0 डिग्री से, आलस्य इस कुंडली को खा सकता है। वो कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता समुचित समय पे, जब उसको सफलता की नितांत आवश्यकता होती है, जब तक वो अपना आलस्य न त्यागे। ये आपको कमजोर कर सकता है। दूसरा, सूर्य बुध शुक्र यहां बैठे हैं, इनका एक साथ बैठना थोड़ा कमजोर करेगा भाग्य के सहयोग को। हालांकि वक्त के हिसाब से अभी आपकी कुंडली में 2036 तक गुरु की दशा है, और ऐसी अवस्था में अगर कुछ चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बुद्ध का रत्न भी इसमें पहना जा सकता है, पन्ना। और दशम भाव के अधिपति दशम को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि यहां है, आपकी कुंडली का दशम भाव ठीक बना है, और उसके ठीक पीछे लाभ भाव के अधिपति बैठे हैं, तो महाभाग्यशाली योग भी लगा है। कर्म क्षेत्र में गुरु, शनि और शुक्र, जहां पे शुक्र यहीं के अधिपति मंगल लग्न को देख रहे हैं, दशम भाव के अधिपति सूर्य। भरोसे के साथ ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति सफल हो जाएगा। आगे बढ़िए, कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ राहु बैठे हैं, विवाह करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। यहाँ मंगल और बुध का संबंध आपके दाम्पत्य को कभी तोड़ेगा नहीं, और यहाँ शुक्र निश्चित रूप से सफल और श्रेष्ठ दाम्पत्य के साथ साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी पत्नी के साथ मत करिएगा। आपकी कुंडली के आधार पर पिता का स्वभाव और शांत होना चाहिए, और अगर हो सके तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इस कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है 2020 के जून से, और ये इस कुंडली में नौकरी के योग 2031 के जनवरी तक है, अभी 9 साल। पर क्या 9 वर्ष तक व्यक्ति लगातार सफलता के लिए प्रयासरत रहे, तो उसमें से सबसे जो अच्छा समय आएगा वो 2022 के 8वें से लेकर के 2027 के 5वें महीने तक अगर मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ लेना चाहिए। क्लियर है। नवमांश कुंडली में वृश्चिक लग्न का बनना, जो यहाँ का धन भाव है वो यहाँ का लग्न बना, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इस कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा महत्वपूर्ण ही होते हैं। बैठे भी दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे और यहाँ पे चंद्रमा अपने कारक क्षेत्र में ही बैठे हैं, और सूर्य एकादशवें भाव के अधिपति होकर के नवम में निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली और मोरालिटी देते हैं, और व्यक्ति को जीवन का मूल्य देते हैं, यहां पे सूर्य अष्टम भाव में बैठ रहे हैं पर गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से कम व्यक्ति के पास लाभ में कमजोरी नहीं होगी, और उसका जो पर यहाँ पे गुरु से दृष्ट है, वो मैंने बात कही, गुरु से दृष्ट है। और दूसरी बात कि उसी सूर्य पे राहु का भी दृष्टिपात कर लेना व्यक्ति के जीवन को कई बार कंफ्यूजन से युक्त भी रख सकता है। ये स्थितियां कई बार आपके आत्मबल को कमजोर करने के लिए काफी होंगी। इस वजह से सूर्य और साथ ही साथ गणेश जी के मंत्रों का जप, इस कुंडली के लिए अभी गुरु की दशा है, आप इस पे भरोसा निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पटाखे चल रहे हैं, तो मैं यहाँ भी था कि वृश्चिक लग्न की कुंडली नवमांश की बनी और सूर्य पे गुरु की दृष्टि है, राहु भी देख रहे हैं। आत्मबल कमजोर नहीं करना चाहिए, संबंध आपके कभी भी टूटेंगे नहीं, ये बात मैंने पहले भी कही है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास ज्ञान पौराणिक ज्यादा है। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उस हिसाब से व्यक्ति के पास ऊर्जा और साहस ज्यादा है। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में भरोसे के साथ ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति अदम्य साहसी है, पर उसकी ऊर्जा का क्षरण होता है। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति की एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर सरकारी क्षेत्र का लाभ गुरु देते देखे जा रहे हैं। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आप आकृष्ट करने वाले हैं, अपनी बात आराम से किसी तक पहुंचाने की क्षमता है। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो निश्चित रूप से गुरु और शनि का परिवर्तन, नक्षत्र का सबसे महान परिवर्तन होगा और आपको लाभ देगा।
इन सारी ही स्थितियों में जो सबसे अच्छी बात बनी है कि गुरु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन, गुरु का शनि को देखना, और शनि की दृष्टि यहां के लिए आयु देने वाली और रिसर्च देने वाली, शनि की दृष्टि यहां के लिए आपके जीवन में साहस और बल भरने वाली, और शनि की दृष्टि यहां के लिए आपको थोड़े से आपके पराक्रम के परिणाम को निगेटिव ले जाने वाली। परिणाम निगेटिव नहीं जाता, शनि का प्रभाव आपके मेहनत कराने पे ज्यादा है। वस्तुतः मंगल की दृष्टि भी यहां है और शनि की भी दृष्टि यहां है। तो जिस भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में धन भाव में बैठेंगे, तृतीय भाव के अधिपति होकर के, वो इशारा ये कर रहे हैं कि अगर आपने मेहनत नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं पराक्रमेश, और मंगल और शनि का प्रभाव पराक्रम भाव पे पड़ रहा है, या आपको साहसी और निश्चित रूप से मेहनती बना रहे हैं। पर यहाँ पे 3 से 4-5 ग्रहों का प्रभाव है। कोई ना कोई कुंडली मैंने जो देखी है उसमें कोई एक ऐसा भाव हो जाता है जहां पे सारे ग्रहों का प्रभाव होता है। आप जब जन्म कुंडली में देखेंगे, इस भाव के ठीक पीछे गुरु और ठीक आगे चंद्रमा, मंगल की दृष्टि, सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि, शनि की भी दृष्टि, यानी कि जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो कम से कम कितने प्रभावों से युक्त है, कितने ग्रहों का प्रभाव झेल रहा है? 3 यहां, 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं, 4 यहां हो गए, और मंगल 5, केतु भी देख लिए 6। जन्म कुंडली का तीसरा भाव 6 ग्रहों के प्रभाव में है, और उसके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं इसी भाव के अधिपति होकर के। इसका अर्थ होगा कि भाव का अधिपति अगर भाव के सन्निकट ही बैठा है तो वो उसको तितर बितर नहीं होने देगा, उसको फ्लरिश करने में वो दम लगाएगा। और यकीनन अगर मैं भरोसे के साथ आगे कहूं तो गुरु की दशा आपके जीवन के लिए परिणाम देने वाली हो जाएगी। और एक बात और भी कह दूं तो इसमें और भी जोड़ दूं एक बात, तो ये आपको सुख देगा पर मन विकल रहेगा, परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। भरोसे के साथ राम रक्षा स्तोत्र का कभी कभी पाठ सुन लिया करिए या पढ़ लिया करिए, भगवान के सामने ऐसे जा करके, हे परमात्मा मैं आप ही का हूं, मुझे उठा लो, क्योंकि आपने दे करके जन्म, भूलना मत मुझे। हालांकि वो भूलते नहीं है पर फिर भी उन्हें याद दिलाते रहना चाहिए और उनको चिट्ठी लिखते रहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए